आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग पर बातें कर रहे हैं। कल हमने देखा था फर्स्ट टॉपिक जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और साथ में सेकंड टॉपिक जो मनी सप्लाई है उसके कंपोनेंट्स को देखा था। मनी सप्लाई में और भी बातें हैं। आइए मनी सप्लाई के नेक्स्ट स्टेज पर हम चलते हैं। आज देखेंगे हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, कि वो कौन-कौन से मेजर्स हैं, तरीके हैं, जिस तरीके से मनी सप्लाई को मेजर किया जा सकता है कि इस वक़्त इकोनॉमी में, मार्केट में कितने मनी सप्लाई हो सकते हैं या कौन-कौन सा पार्ट है, वहाँ से आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऑफ़िशियल्स चीज़ें होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ, कहाँ-कहाँ ये जो है मनी सप्लाई जिसे कहा जाता है, उसके पार्ट्स रखे हुए हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि वो क्या है। ये ज़रूरी हो जाता है इसलिए ये टॉपिक कि कभी-कभी जो है नैरो मनी और ब्रॉड मनी के कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। और ये उनका पार्ट है, डिफाइन करता है कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ें हो सकता है देखी हों कि जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3 एंड M4। तो ये अलग-अलग पार्ट्स हैं, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले M1। M1 इसमें क्या शामिल होता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, कि लोगों के पास जो करेंसी है, वो जो उनके हाथ में है, हम आप हैं पीपल, तो हमारे हाथ में जो हमारे पास इस वक़्त पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉज़िट्स जो हमने बैंक में डिपॉज़िट कर रखा है कि हम जब चाहें वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। हमारा डिपॉज़िट जो बैंक में है, सिंपल भाषा में आप समझें, नॉर्मल डिपॉज़िट, डिमांड वाला, कि जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा उसमें प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वो नहीं। वो वाला जो हम जब चाहें एटीएम से निकाल सकते हैं, फ़ोनपे में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वाला डिपॉज़िट। तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉज़िट जो है ये M1 का पार्ट है। M2, M1 प्लस सेविंग्स डिपॉज़िट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। अब पोस्ट ऑफिस को बैंक्स के रूप में यूज़ किया जाने लगा है क्योंकि उसका ज़माना काफ़ी कुछ अब ख़त्म हो चुका है। तो पोस्ट ऑफिस में कुछ सेविंग्स अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो M2 में एक तो M1 इंक्लूड रहेगा ही, साथ में जो पोस्ट ऑफिसेज़ के में जो सेविंग्स बैंक्स अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स बैंक्स हैं, वहाँ जिन लोगों ने अकाउंट खोल रखा है, वहाँ जो सेविंग्स हैं, उन्हें भी M2 में इंक्लूड किया जाता है। M3 की बात करें तो इसमें M1, इसमें ये है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि कमर्शियल बैंक्स के साथ जो एक टाइम डिपॉजिट्स है, उसका नेट पार्ट जो होगा, एक ग्रॉस पार्ट होता है जिसमें टोटल की बात होती है, एक नेट पार्ट होता है कि जो लोगों के हाथ में आएगा। कुछ हो सकता है बैंक रख ले या फिर हो सकता है उस पे और इंटरेस्ट बढ़ा के बैंक हमें दे दे। तो जो नेट पार्ट होगा वो कमर्शियल बैंक के साथ में यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इन्हें जब इंक्लूड किया जाएगा तब M3 कंपोनेंट स्टार्ट होता है। उसकी एक कलेक्टिव एक्युमुलेशन आप कलेक्टिव मेजर कर सकते हैं। अगर इसे हम क्लियरली टर्म्स में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? M3 की करेंसी विद द पब्लिक, जो हमारे साथ में हमारे पास जो पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंक्स में वो ऐसे डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं जो हमने बात की डिमांड डिपॉजिट्स में, जो हम निकाल सकते हैं कभी भी, प्लस अदर्स डिपॉजिट्स विथ द आरबीआई। आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट किया जाता है। हम कस्टमर्स डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशंस की अलग-अलग
जो इस तरह की संस्थाएँ हैं वो आरबीआई के साथ अपना मनी जो है सेफ रख सकती हैं, डिपॉज़िट कर सकती हैं। तो उनका जो डिपॉज़िट है आरबीआई के पास में कि वो जब चाहें वहाँ से निकाल सकते हैं, वैसा डिपॉज़िट प्लस टाइम डिपॉज़िट्स। जब इन सब टाइम डिपॉज़िट मतलब कुछ टाइम के लिए आपने रखा है, जैसे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट होता है हमारा, एफडी हम कराते हैं थोड़े टाइम के लिए कि तुरंत नहीं निकाल सकते उसको, थोड़ा टाइम के लिए डाला है, वो जब पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब हम उसे निकालेंगे। तो ऐसा टाइम डिपॉज़िट। तो इन्हें जब आप शामिल करेंगे, तो वो एम3 का निर्माण करता है, एम3 उससे एक फ़ॉर्म होता है। अब बात आती है एम4 की। एम4 जो फाइनल पार्ट है हमारा, उसमें एम3 इंक्लूड होता है जो अभी हमने बात की, साथ में टोटल डिपॉज़िट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ हमने बात की थी सेविंग्स डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस। जो पोस्ट ऑफिस जो सेविंग्स करा करती हैं लोगों की, ऐसी जो अकाउंट्स खोलती हैं, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके पास जिस भी तरह का डिपॉजिट है, जितना भी डिपॉजिट है, उन सारे डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाएगा एम3 के साथ में, तब वो फॉर्म करेगा एम4 को। अब एम1 और एम2 जो है वो नैरो मनी का पार्ट है। नैरो मनी में एम1 एंड एम2 आता है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपको हो सकता है पूछा जाए कि नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक आपको पूछा जाता है कि नैरो मनी या ब्रॉड मनी में क्या-क्या शामिल किया गया है। तो वहाँ पर एम1 एंड एम2 नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको ये एम1 का ये पार्ट दिया जा सकता है, एम2 का ये पार्ट दिया जा सकता है और वो डाल के पूछेगा। हो सकता है ब्रॉड मनी लिख दे और उसमें नैरो मनी का पार्ट डाल दे, मतलब एम1 और एम2 का पार्ट डाल दे। नैरो मनी पूछे उसमें ब्रॉड मनी का पार्ट डाल दे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नैरो मनी का कौन सा पार्ट है, ब्रॉड मनी का कौन सा पार्ट है। तो एम1 और एम2 जो है वो नैरो मनी है और एम3 एंड एम4 जो है वो हमारा ब्रॉड मनी है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे आप पहले, फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें आप सोचेंगे, उन पर थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे चीज़ों को, तब जाके हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अल्टीमेटली देखना यही है कि इसका एग्ज़ाम के लिए कैसा यूज़ है और जिस तरीके से हम बात करेंगे, वो बिल्कुल एग्ज़ाम फ़ोकस्ड होगा, एग्ज़ाम बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।